कर दो स्टार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। करें स्टार्ट क्लास। ऑलराइट बच्चों, रिप्रोडक्शन का हमारा चैप्टर चल रहा था जहां पे दो तरह के रिप्रोडक्शन की बात होती है। एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। अभी तक आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि दो अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो आपस में मेट करते हैं और जिसके कारण अलग अलग तरह का डीएनए जो है मिक्सअप होता है और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे जो डीएनए मिल रहा है ना वो दो अलग अलग सोर्स से मिल रहा है। क्योंकि जो डीएनए है वो दो अलग अलग सोर्स से बच्चे के अंदर जा रहा है, इसीलिए बच्चे के अंदर वेरिएशन आती है ना, ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफी बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पे गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं है, इसीलिए यहां पे कोई वेरिएशन नहीं है। और वेरिएशन जरूरी है बच्चों ताकि एवोल्यूशन हो उसके, है ना। एवोल्यूशन होगा तभी तो कोई जो स्पीसीज है वो पहले से बेहतर बनेगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं सेक्सुअल और एसेक्सुअल को, तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है काफी बेटर माना जाता है और ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलेगा। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बच्चों बैक्टीरिया, फंगस, ओके, या फिर कुछ हम प्लांट्स की भी बात करेंगे यहां पे जिनके अंदर इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में लेट मी राइट प्रोडक्शन ऑफ an individual, or you can say production of an offspring from a single parent and gametes are not included here. gametes जिसे आप सेक्स सेल भी बोल सकते हो, these are not included. तो बच्चों हमें यह बात समझ में आ रही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट ही यहां पे रहेगा और उस सिंगल पेरेंट से जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सिंगल पेरेंट से बनेगा। यहां पे दो अलग अलग पेरेंट्स नहीं होते हैं जैसे कि सेक्सुअल के केस में था, है ना। वहां पे एक मेल है एक फीमेल है, मेल और फीमेल जो है फ्यूज कर रहे हैं और जिसके कारण या मेट कर रहे हैं जिसके कारण नया बच्चा बनता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट हमें मिलेगा। और दूसरी बात बच्चों, एसेक्सुअल के केस में गैमेट्स इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कि सेक्सुअल में हमने देखा था मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा था और फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करती है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर बच्चों यहां पे दो अलग अलग गैमेट फ्यूज ही नहीं हो रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई कि जो डीएनए होगा ना वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पेरेंट का है ना। पेरेंट का डीएनए और उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे इनका डीएनए काफी हद तक एक जैसा होगा और इस तरह के जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को हम बोलेंगे क्लोन। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे क्लोन का कंसेप्ट पूछा जाता है तो आप बताओगे क्लोन जो है वो कौन से रिप्रोडक्शन में बनते हैं? क्लोन बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन का मतलब क्या होता है? जब ऑफस्प्रिंग्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जैसा हो। सो आई कैन राइट क्लोन्स आर जेनेटिकली
आइडेंटिकल। थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, अदरवाइज ऑलमोस्ट जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पेरेंट का और उसके बच्चे का, उसके ऑफस्प्रिंग का एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और क्योंकि यहां पे अलग अलग सोर्सेज से डीएनए नहीं आ रहा है, तो यहां पे वेरिएशन तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, नो वेरिएशन। और वेरिएशन ना होने के कारण एवोल्यूशन यहां पे नहीं होगा, या मैं कह सकता हूं ना के बराबर एवोल्यूशन जो है वो यहां पे दिखाई देगा। तो क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यस और नो? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम एक एक टाइप की बात करेंगे कि ये जो भी मैंने टाइप्स यहां मेंशन किए हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज फिजन। फिजन का मतलब होता है बच्चों स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो जाना। अब ये जो फिजन है ना, ये भी दो तरह का है। फिजन में फर्स्ट जो टाइप है इट इज बाइनरी फिजन। क्या होता है बच्चों ये बाइनरी फिजन? जैसा कि नाम के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, बाइनरी, बाई मींस टू। दैट मींस जो भी हम ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये मैंने एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाया, अमीबा। तो जब इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा, ये दो में डिवाइड होना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और जल्दी ही ये स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग अमीबा के अंदर। दीज आर डॉटर सेल्स, दीज आर डॉटर सेल्स। तो क्योंकि यहां पे हमारा जो यूनिसेल्युलर पेरेंट है वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पे सिंगल न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ। उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म भी दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहां पे होता है बच्चों। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से एग्जांपल है यहां पे? बाइनरी फिजन शो किया जाता है अमीबा के द्वारा, बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि युगलीना है, पैरामीशियम है, ये सब भी बच्चों यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे। इन सभी के अंदर हमारा बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल इंक्लूड कर रहा हूं, लेशमानिया। बच्चों ये जो लेशमानिया है ये एक तरह का पैरासाइट है, ये भी यूनिसेल्युलर है जो कि बाइनरी फिजन शो करता है। अब इसके ऊपर ना एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लेशमानिया है इससे एक डिजीज होती है, एक बहुत ही खतरनाक लेवल का बुखार इसके कारण होता है। इससे होने वाले बुखार को हम बोलते हैं काला आजार। ये ध्यान रखना बच्चों, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काला आजार नाम की बीमारी कौन से यूनिसेल्युलर
एनिमल से होगी, इट इज लेशमानिया। लेशमानिया किस तरह का डिवीजन शो कर रहा है, किस तरह का फिजन शो कर रहा है, इट इज शोइंग बाइनरी फिजन। तो क्या बाइनरी फिजन सब बच्चों को समझ आया, यस और नो? Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद में बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। देखो बच्चों, फिजन में पहला फिजन हमने समझा है बाइनरी फिजन, दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, जो पेरेंट है, पेरेंट सेल से बहुत सारी सेल्स यहां पे बनने वाली है, या मैं ऐसे लिखूं, मैनी डॉटर सेल्स यहां पे बनेगी। वहां पे सिर्फ दो बन रही थी, एक पेरेंट से दो, इसलिए बाइनरी फिजन। यहां पे एक पेरेंट से बहुत सारी डॉटर सेल बनेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। जैसे कि नंबर 1 जो मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है बच्चों, ये मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट है। ये मल्टीपल फिजन शो करेगा। अब यहां पे क्या होता है, शुरू में आपको एक सिंगल पेरेंट सेल दिखाई देगी, और इस पेरेंट सेल के अंदर सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दैट मींस यहां पे न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा। मैं ये कह सकता हूं कैरियोकाइनेसिस बार बार हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो रहा है। तो बहुत ही जल्दी एक ही सेल के अंदर मुझे बहुत सारे न्यूक्लियस दिखने लग जाएंगे, मैनी न्यूक्लियस। आई कैन राइट मैनी न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों ये जो न्यूक्लियस है इनके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये मान लो इनके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और उसके बाद में इनके चारों तरफ भी धीरे धीरे मेम्ब्रेन डेवलप करना शुरू कर देगी, और ये मिनी सेल्स बन जाएंगे, लाइक दिस। कुछ टाइम के बाद में ये जो बाहर की कवरिंग है ये रप्चर हो जाएगी बच्चों। यानी कि ये जो शुरुआती पेरेंट सेल थी जिसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बने, फिर इनके बाहर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ, उसके बाद मेम्ब्रेन बनी। अब ये शुरुआत वाली जो पेरेंट सेल थी ये रप्चर हो जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद में अंदर के ये जो मिनी सेल्स हैं ये बाहर निकल आएंगे, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएंगे। ये मान लो बच्चों इनका साइटोप्लाज्म है, ऐसे करके। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, इसीलिए मैं इसको मल्टीपल फिजन बोल रहा हूं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन शो करता है। प्लाज्मोडियम के अलावा बच्चों मैं यहां पे अमीबा का एग्जांपल भी ले सकता हूं। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम का, और मेरा जो सेकंड एग्जाम्पल है यहां पे रहेगा अमीबा। लेकिन अमीबा कब, अमीबा तो हमने बाइनरी फिजन में भी सीखा है। अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करेगा। जब कंडीशन इसके हिसाब से होंगी, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, जब इसके अकॉर्डिंग होगी तो ये बाइनरी फिजन शो करेगा, और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएंगी
तब ये शो करेगा मल्टीपल फिजन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन फेवरेबल कंडीशन वाला पूछा गया है या क्वेश्चन अनफेवरेबल कंडीशन वाला पूछा गया है। ये था बच्चों हमारा फिजन का कॉन्सेप्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एवरीबॉडी डन? यस और नो? चलिए नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग के केस में बच्चों क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। ये बड क्या है, बड इज दी टिनी आउटग्रोथ। बड एक टिनी आउटग्रोथ है। मान लो कि कोई आप सेल ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि यीस्ट की अगर बात करें जो कि यूनिसेल्यूलर है, या फिर अगर हम बात करें हाइड्रा की जो कि मल्टी सेल्यूलर है, दोनों के केस में ही बड का फॉर्मेशन होता है। यीस्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो मान लीजिए ये आपकी पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल पे आपको एक छोटी सी सेल बनती हुई दिखाई दे जाएगी, ऐसे करके। तो ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो छोटी सी आपको आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। ठीक है, रिमेंबर अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा। एक न्यूक्लियस इधर है बच्चों, एक न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये बड धीरे 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 ग्रो करेगा और एक टाइम के बाद में ये बड जो है डिटैच हो जाएगा ओरिजिनल सेल से। तो मान लो बच्चों ये आपकी पेरेंट सेल है और ये बड है, काफी हद तक ये डेवलप हो चुका है। एंड फाइनली यू विल सी ये आपकी पेरेंट सेल है, ये आपका बड है जो अब एक यू कैन से डॉटर सेल में चेंज हो चुका है। और इस तरीके से कई बार तो बच्चों एक के बाद एक बड बनते चले जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे लाइक दिस, पूरी की पूरी चेन बन जाती है। तो ये जो चेन है बड्स की, ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे और ये सारे के सारे डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज बड, टीनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ओवर एन ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी यूनिसेल्युलर, इट कैन बी मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हमने देख लिया यीस्ट, अब हम मल्टीसेल्युलर हाइड्रा का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए बच्चों हाइड्रा है, आप सभी ने हाइड्रा का इस टाइप का डायग्राम कभी ना कभी जरूर बनाया है। दीज आर टेंटिकल्स। अब बच्चों इस हाइड्रा पे भी एक छोटा सा बड आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो मान लो मैं एक बड यहां पे बना देता हूं, ये मान लो मैंने बड शो कर दिया। अब एक टाइम के बाद ये बड जो है यहां से डिटैच हो जाएगा, मतलब यहां से सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद ये जो छोटा सा बड है ये धीरे धीरे कंप्लीट सेल में, या कंप्लीट सेल नहीं बोलूंगा, मल्टी सेल्यूलर, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज द डॉटर हाइड्रा। तो हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे कवर हो गए हैं, एक है यीस्ट जो बडिंग शो कर रहा है, एक है हाइड्रा। बच्चों एक और है जो बडिंग शो करता है और ये है स्पंज। समंदर के नीचे जो है ये मिलते हैं, और ये जो स्पंज है ये भी बडिंग शो करते हैं। लेकिन इनकी जो बडिंग है बच्चों ये डिफरेंट टाइप की है। कैसे डिफरेंट है, यहां पे देखिए यीस्ट के केस में भी जो बड बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है, हाइड्रा के अंदर भी जो बड बन रहा है वो बाहर बन रहा है ना, पूरे ऑर्गेनिज्म के बाहर बन रहा है। लेकिन स्पंज जो है इसके अंदर जो बड्स बनते हैं वो अंदर बनते हैं। दैट मींस दे हैव
इंटरनल बड्स, और फिर ये इंटरनल बड्स जो हैं उनके जो माउथ पार्ट होता है या जो ओपनिंग वाला पोर्शन होता है जिसे हम ओस्क्यूलम बोलते हैं, वहां से बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद ये कंप्लीट स्पंज में डेवलप हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है इंटरनल जो बडिंग होती है वो किसके केस में देखने को मिलती है, स्पंज के केस में, या फिर स्पंज के बजाय आपको पोरीफेरा भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि स्पंज को हम पोरीफेरा भी के नाम से भी जानते हैं। क्या सभी बच्चों को बडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ आया? यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये तरीका हमें देखने को मिलेगा फंगस के केस में। जैसे कि हम बात करें ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। आपने देखा होगा बच्चों कि अगर ब्रेड जो है वो बाहर हवा में पड़ी रहे और मॉइस्चर वगैरह अगर वहां पे, तो बहुत जल्दी उसके ऊपर ना एक सफेद सफेद जाला सा बन जाता है। दिस इज फंगस, दिस इज राइजोपस, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो मान लो ये हमें कैसे दिखाई देंगे, ब्रेड के ऊपर है ना कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बच्चों। ये पूरा का पूरा एक नेट जाल सा बिछ जाएगा धीरे धीरे, लाइक दिस। ऐसे करके, और यहां से हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो करते दिखाई देंगे, और इनके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमें खंबा सा ये इसके ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड हाइफी, दीज आर कॉल्ड हाइफी। और हाइफी के ऊपर ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो रहा है, दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स यहां पे अपीयर हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। बच्चों ये जो स्पोरेंजियम है, ये जो ऊपर वाली पोटली है, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, इस स्पोरेंजियम के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम स्पोर्स बोलते हैं। यही वो स्पोर्स होते हैं जिससे नई फंगस बनती है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जैसे जैसे अंदर स्पोर्स का नंबर इंक्रीज होगा, ये स्पोर जो हैं वो स्पोरेंजियम को फाड़ देंगे और स्पोरेंजियम फटने के बाद में स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जब यहां पे स्पोरेंजियम रप्चर होगा, चलो मैं इसी स्पोरेंजियम को रप्चर कर देता हूं एक बार। ये मान लो इनके अंदर अपने स्पोर्स हो गए हैं। तो जैसे ही स्पोरेंजियम रप्चर करेगा, अंदर के स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे, और ये स्पोर्स जहां पे भी गिरेंगे, जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी, ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाएंगे। और वहां पे फिर से ग्रो करने लग जाएंगे। तो जब जहां पे भी ये ग्रो करें, मान लो ये ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रो करें, इन्होंने हाइफी का पूरा एक नेटवर्क बना दिया है, पूरा का पूरा एक जाल बना दिया हाइफी का। दिस कंप्लीट नेटवर्क ऑफ हाइफी, दिस कंप्लीट नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज
माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। बच्चों वैसे तो जो स्पोर्स हैं हरदम हवा में होते हैं, फंगस के स्पोर्स, बस जरूरत होती है इनको क्लाइमेट मिलने की, जरूरत होती है इनको एक अच्छा सुटेबल क्लाइमेट मिलने की, एक प्रॉपर मॉइस्चर मिलने की, टेम्परेचर मिलने की, जहां पे ये स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट कर सकें। तो इस तरीके से भी बच्चों नए नए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सो दैट्स इट। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? यस और नो? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड है फ्रेगमेंटेशन। अब ऐसा है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इस चीज के लिए मैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके चलूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो एक तरफ हमने फ्रेगमेंटेशन लिख लिया है, एक साइड में लिख लेते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, यहां पे जो पेरेंट सेल है या पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है विल बी broken down into fragments and it is normally happens in them। मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने लिखा पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। जैसे ही एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा वो बीच में से टूटेगा ही टूटेगा, फिक्स है कि ऐसा होगा ही होगा। यही एक तरीका है उनके पास अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने का। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्पाइरोगायरा। मान लो बच्चों ये स्पाइरोगायरा है, अब जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहा है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली बीच में से टूटेगा ही टूटेगा और ये हर बार होगा इसके अंदर। और फाइनली ये टूटने के बाद में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। दीज आर डॉटर सेल्स। रीजनरेशन, अगर मैं इसको फ्रेगमेंटेशन के साथ कंपेयर करूं तो रीजनरेशन किसी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रीजनरेशन जो है ना वो नॉर्मली नहीं होता है। रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल इवेंट है। रीजनरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक्सीडेंट जरूरी नहीं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, क्या पता ना भी हो, ठीक है ना। तो रीजनरेशन इज एन एक्सीडेंटल इवेंट।
यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में और may not develop from a lost body part। जैसे कि एग्जाम्पल से ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी हमें। प्लेनेरिया की अगर बात करें तो प्लेनेरिया जो है और जो हाइड्रा है ये काफी अच्छा रीजनरेशन शो करते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया की अगर मैं बात करूं, मान लो बच्चों ये प्लेनेरिया है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। अब मान लो एक्सीडेंटली ये यहां से टूट गया, ठीक है, और इसका जो ये फ्रेगमेंट है ये अलग हो गया, दिस इज लॉस्ट बॉडी पार्ट। अब जो ये लॉस्ट पार्ट है ये धीरे धीरे डेवलप करते 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 एक पूरे के पूरे नए प्लेनेरिया में चेंज हो गया। सिर्फ एक लॉस्ट बॉडी पार्ट, ये भी रीजनरेशन है। और जहां पे इसको चोट लगी है वो वाला पार्ट भी यहां पे भी रिपेयरिंग चल रही है, तो ये वाला पार्ट भी बन चुका है। तो देखो कितनी जबरदस्त लेवल की रीजनरेशन ये शो कर रहे हैं। लेकिन सबके अंदर इतना अच्छा रीजनरेशन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात करूं सैलामेंडर की, या अगर मैं बात करूं लिजर्ड की, ठीक है ना, अब सैलामेंडर के केस में या लिजर्ड के केस में जो रीजनरेशन की पावर है वो पूरी बॉडी के अंदर नहीं है, वो सिर्फ लिम्ब्स के अंदर है। या फिर लिजर्ड के अंदर बात करें तो लिजर्ड के तो लिम्ब्स में भी नहीं होती है, लिजर्ड के तो सिर्फ टेल के अंदर ये जो है ये फीचर होता है, ओनली इन टेल। छिपकली की जब टेल कट जाती है वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे मुद्दा ये है कि टेल तो दोबारा आ गई है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट था जहां पे चोट लगी थी, टेल कट चुकी है, वहां तो नई टेल आ चुकी है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि जो टेल अलग हुई है उस टेल से नई छिपकली बन जाएगी। क्या आपने देखा कि वो जो टेल है वो टेल आप कहीं संभाल के रख दो और कुछ दिनों के बाद में देखोगे धीरे धीरे टेल से नई लिजर्ड बन गई? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ जहां पे चोट लगी है वो वाला पार्ट ही वहां पे रिकवर हुआ है, नया ऑर्गेनिज्म यहां पे नहीं बना है, ठीक है। तो रीजनरेशन के अंदर दोनों बातें हो सकती है, कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन भी सकता है जैसा कि प्लेनेरिया में होता है, और हो सकता है सिर्फ जहां पे चोट लगी उतना सा पार्ट ही ग्रो करे जैसे कि लिजर्ड के अंदर है, सैलामेंडर के अंदर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? स्टारफिश का एग्जांपल भी मैं यहां पे इंक्लूड कर सकता हूं बच्चों। खैर आपसे सिर्फ एग्जांपल पूछे जाएंगे, आपको एग्जांपल और डेफिनेशन को याद रखना है, दैट्स इट। आपसे कोई इसकी पीएचडी नहीं पूछने वाला है। बताइए समझ आ गया? आवाज नहीं आ रही है, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ध्यान रखना फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा, रीजनरेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक्सीडेंट पे बेस्ड है। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्लांट के किसी पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाएगा। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन?
न्यू प्लांट arises from any part like leaf, stem, root. मैंने क्या लिखा? न्यू प्लांट अराइजेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लांट और पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट का लीफ गिर गया, हो सकता है उससे नया प्लांट बन जाए। पेरेंट प्लांट की रूट से कहीं नया प्लांट बन गया। पेरेंट प्लांट के स्टेम से हो सकता है नया प्लांट बन जाए। तो इस तरह से जब कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज हो रहा है और वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली भी होता है, नेचर में अपने आप होता रहता है। इसे करवाया भी जा सकता है, हम अपनी मर्जी से भी कहीं पे करवाना चाहें। जैसे कि हम आलू ग्रो करना चाहते हैं तो आलू के ट्यूबर्स के ऊपर जो आइज लगी होती है हम उनको कट करके लगा देते हैं, है ना, नए आलू बन जाएंगे लाइक दिस। अब देखो बच्चों, एक एक करके बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये स्टेम से भी हो रहा है। स्टेम से जैसे कि एग्जाम्पल लें पोटैटो का या फिर शुगर केन का। पोटैटो बच्चों कोई रूट नहीं है, पोटैटो एक स्टेम होता है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और जो पोटैटो है, कंसीडर ये पोटैटो है, इसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें हम बोलते हैं बड, या हम इनको आई भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट ये जो स्टेम है, इस स्टेम को हम बोलते हैं ट्यूबर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि ट्यूबर जो वर्ड है ये अंडरग्राउंड स्टेम के लिए यूज किया जा रहा है पोटैटो के केस में। किसके केस में यूज किया जा रहा है बच्चों? पोटैटो के केस में, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये जितनी भी आईज है, अगर मान लो इसके ऊपर 10 आईज है, 10 बर्ड्स लगे हुए हैं, तो इनको कट करके अगर इतने से पार्ट को कट किया जाए और मिट्टी में लगा दिया जाए तो वहां से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से जितने भी बर्ड्स हैं उनसे उतने ही प्लांट बन सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक है आपका शुगर केन, गन्ना। गन्ना जो है, मान लो बच्चों ये गन्ना है, तो गन्ने के केस में ये जो आपको ये जो डिविजन्स दिख रहे हैं, इन डिविजन्स के ऊपर आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दे जाएंगे लाइक दिस, लाइक, ठीक है ना। तो हम अगर यहां से कट करके इस छोटे से पीस को भी मिट्टी में लगाएंगे जहां पे बड प्रेजेंट है, तो ये भी ग्रो कर जाएगा और वहां से गन्ना बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टेम को यूज किया जा रहा है नए प्लांट्स को बनाने के लिए। ये नेचुरली भी होता है, हम भी करवा सकते हैं। ये अपना एक पोर्शन हुआ। ओके बच्चों, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पेज स्विच करने वाला हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, ये था हमारा स्टेम का केस। और अब हम देखते हैं रूट। जैसे कि रूट का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है किसमें? शीशम। शीशम को बच्चों डेलबर्गिया शीशो, बायोलॉजिकल नेम है डेलबर्गिया शीशो, ये भी बोला जाता है। तो अगर मान लो यहां पे कोई प्लांट मैं बना रहा हूं,
ये मान लो शीशम का पेड़ है, ठीक है ना। अब इसके जो रूट्स हैं, ये मान लो बच्चों सॉइल सरफेस है, तो रूट्स के ऊपर बड्स लगे होते हैं, ठीक है। अब मान लो यहां पे कोई बड प्रेजेंट है और इस बड ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और बाहर आकर के धीरे धीरे यही छोटा सा प्लांट बन चुका है, आगे चल करके बड़ा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से बेबी प्लांट और डॉटर प्लांट। तो यहां पे रूट जो है, ये रूट एक नए प्लांट को जन्म दे रही है, रूट से नया प्लांट जो ओरिजिनेट कर रहा है। और रूट क्या है? रूट एक वेजिटेटिव पार्ट है ना, प्लांट का पार्ट है, तो उसी से नया प्लांट बन रहा है। तो एग्जाम्पल ध्यान रख लेना बच्चों, स्टेम के केस में मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सिखाए हैं, नंबर 1 पोटैटो, नंबर 2 शुगर केन। रूट के केस में एग्जाम्पल आपका शीशम का, और थर्ड है हमारा लीफ। लीफ का एग्जाम्पल रहेगा ब्रायोफाइलम। अगर बच्चों ब्रायोफाइलम प्लांट का आप लीफ देखोगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर है ना छोटे छोटे आपको बर्ड्स दिखाई दे जाएंगे, लीफ के ऊपर ही, लाइक दिस। इन्हें हम बोलते हैं फोलियर बर्ड्स। तो बच्चों ये फोलियर बर्ड है, जैसे जैसे डिटैच होंगे, जैसे जैसे लीफ से झड़ेंगे, नीचे गिरेंगे, और ये फोलियर बर्ड जहां पे भी गिरेगा जमीन पे, वहीं पे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से लीफ की हेल्प से भी नए नए प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 केस सिखाए, स्टेम से पोटैटो और शुगर केन के केस में, रूट के अंदर शीशम के केस में, और लीफ से जो नया प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, ये इसका एग्जाम्पल हमारा ब्रायोफाइलम। क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको समझ आया? यस और नो? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। उसके बाद एक आर्टिफिशियल टेक्निक भी है, वो भी कुछ हद तक इसी के जैसी है, लेकिन हम आर्टिफिशियली उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। और नए नए प्लांट्स, हजारों प्लांट्स हम बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। इस स्पेशल टेक्निक को बोलते हैं बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक के केस में क्या होता है, a small part of plant leaf is used in lab to generate new plant. By providing suitable conditions. Like nutrient medium, pH, proper temperature, etc. तो डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूं आपको ये टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है। मान लो ये आपके पास में कोई प्लांट है और कंसीडर ये उसका लीफ है,
लाइक दिस। अब ये जो लीफ है इसका कोई भी एक छोटा सा पीस ले लिया, कंसीडर मैंने इसको यहां से कट किया और बच्चों इतने से पीस को मैंने ले लिया। जो छोटा सा पीस हम यूज कर रहे हैं इस छोटे से पीस को बोला जाता है एक्सप्लांट। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्लांट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो मान लो बच्चों ये हमारी ट्यूब है और इसमें मैंने एक्सप्लांट को डाल दिया। डालने के बाद में इसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे लैब के हिसाब से, चाहे वो आपके अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, ईच एंड एवरीथिंग हम इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। कुछ ही टाइम के बाद में हमें इस ट्यूब के अंदर एक मास ऑफ सेल दिखाई देने लग जाएगा। ये जो छोटा सा पीस हमने डाला था ये धीरे धीरे इसके अंदर सेल डिवीजन शुरू करके एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। और कुछ टाइम के बाद में इसी मास ऑफ सेल से फिर ऐसे ना रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आएंगे। इसको निकाल करके हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करेंगे और आगे चल करके यही जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल छोटे छोटे हम कह सकते हैं मिनी प्लांट के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। दिस मिनी प्लांट इज कॉल्ड प्लांटलेट। अब हम इस तरह के प्लांटलेट्स को पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं, गमलों के अंदर लगा सकते हैं ताकि ये आगे चल करके कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप हो जाए। और अगर हम एक छोटे से टुकड़े से एक पूरा प्लांट बना सकते हैं तो एक लीफ से हम सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम बहुत कम पार्ट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यहां पे बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर हम एक्सप्लांट का यूज करके बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो बच्चों ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से ले लीजिएगा। आज का लेक्चर समझ आया आपको? यस और नो? Yes, sir. ऑलराइट।